हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीएल ज्योग्राफी मस्ती पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो एक बार पुनः सभी को मेरी ओर से राम राम। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पहला जो चैप्टर है मित्रों, जैवमंडल और भूदर्शे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले जो हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को साझा करें मित्रों। तो हम लोग पढ़ेंगे जैवमंडल और भूदर्शे। देखिए, पृथ्वी का वह समस्त भाग जहाँ जीवन विद्यमान है और वह जैवमंडल कहलाता है। इसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव शामिल होते हैं मित्रों। पृथ्वी का ठोस भाग स्थल मंडल, जलीय भाग जल मंडल व धरातल से ऊपर वाला हिस्सा जहाँ गैस से पाई जाती है वह वायुमंडल कहलाता है मित्रों। स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो जैव मंडल की रचना होती है। यानी तब जब तक ये स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल हम कह सकते हैं, इन संयुक्त रूप का हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कह सकते हैं मित्रों। यानी इन तीनों से मिलकर जैवमंडल की रचना होती है मित्रों। अब हम लोग बात करें कि पृथ्वी की जैवमंडल की विशेषताएं क्या क्या है मित्रों। तो यहाँ पर जल की प्रचुर मात्रा आपको देखने को मिलती है, तरल गैस ठोस का उच्चतम समन्वय तथा सूर्य से ऊर्जा की सतत आपूर्ति होती है मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करें कि जैवमंडल में पाए जाने वाले जीवों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे वनस्पति जगत में जीव जगत, यानी वनस्पति जगत में हम लोग पेड़ पौधे, झाड़ियों, घासें सम्मिलित करते हैं मित्रों। जीव जगत में इसमें स्थल, जल और वायु में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु शामिल करते हैं मित्रों। अब हम लोग बात करें कि ये है मित्रों जो हमारा पारितंत्र का अर्थ एवं महत्व। देखिए, जल, मिट्टी, पत्थर आदि सभी निर्जीव यानी अजैव घटक हैं। इन्हें निर्जीव चीजों के बीच पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहे हैं जिन्हें सजीव या जैविक कहते हैं मित्रों। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे जो घटक हैं, अजैव घटक और जैविक घटक। जैविक तथा अजैविक पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध को पारितंत्र कहते हैं मित्रों। पृथ्वी ग्रह के सभी जीवों की ऊर्जा का स्रोत क्या है मित्रों? सूर्य है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी ग्रह के सभी जीवों का ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य है मित्रों। सूर्य के प्रकाश से वनस्पति भोजन बनाते हैं, जिसमें शाकाहारी जीवों का भोजन ऊर्जा स्रोत है एवं एक सरल खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है मित्रों। देखिए, सूर्य से उत्पादों को ऊर्जा मिल रही है और यहाँ पर इस उत्पादों को, यानी जो अपन घास है मित्रों, उसको जो कीड़े, ये कीट है मित्रों, ये खाते हैं। और इन शाकाहारियों को सर्वाहारी यानी द्वितीय उपभोक्ता खाते हैं। और चूहे को जैसे सांप खा रहा है, सांप को जैसे यहाँ पर ये जो तृतीय उपभोक्ता है मित्रों, मसारी के रूप में इनको खाते हैं मित्रों। वनस्पति को शाकाहारी जीव खाते हैं। जैसे आप वनस्पति, जैसे इस चित्र में आप लोग देख रहे हैं कि वनस्पति को शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी जीव को मित्रों सर्वाहारी जीव खाते हैं और सर्वाहारी जीव को मांसाहारी जीव अपना आहार बना लेते हैं। मांसाहारी जीव मरकर पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। यह जटिल खाद्य श्रृंखला है मित्रों, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। अब हम लोग बात करें मित्रों पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखिए, पृथ्वी पर 6 प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं: पर्वत, पठार, मैदान, नदी बेसिन और समुद्र तटीय और मैदान। और हम लोग बात करें 6 नंबर पर तो है तो मित्रों द्वीप। यानी पृथ्वी पर 6 प्रकार की कुल जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं मित्रों: पर्वत, पठार, मैदान, नदी बेसिन, समुद्र एवं तटीय मैदान एवं द्वीप। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्वत की मित्रों। तो देखिए, पर्वत की बात करें तो पर्वत वे भूआकृतियां जो निकट भूभाग से 600 मीटर से अधिक ऊंची उठी हुई तथा सैकड़ों किलोमीटर लंबी और नीचे से चौड़ी और ऊपरी से संकरी नुकीली हो, पर्वत कहलाती है मित्रों। जब कई पर्वत एक रेखा के क्रम में हो तो उसे पर्वत श्रृंखलाएं कहते हैं। हम लोग बात करें कि प्रशांत महासागर में मोनाकी पर्वत समुद्र के तले से 10,205 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है। तो आपसे पूछा जाए कि मोनाकी पर्वत है मित्रों, ये प्रशांत महासागर में, जिसका अधिकांश भाग आपको देखने को मिलता है समुद्र के अंदर, जो 10,205 मीटर ये ऊंचा है मित्रों। जैसे हम लोग बात करें पर्वतों की जलवायु आसपास के क्षेत्र में ठंडी होती है, क्योंकि ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वैसे वैसे तापमान में गिरावट आती है मित्रों। और जैसे जैसे हम धरातल पर यानी धरातल की ओर आते हैं, यानी धरातल की ओर बढ़ते हैं तो मित्रों वैसे वैसे क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। पर्वतों का जो भाग बादलों से टकराता है, जिस तरफ बादल बरसते हैं वह पवन विमुखी भाग कहलाता है, और जिस तरफ बादल नहीं बरसते हैं मित्रों उनको हम पवन विमुखी ढाल
कहा जाता है मित्रों। अब हम लोग बात करें पठार की मित्रों, तो कम ढाल वाले ऐसे ऊंचे चौड़े भूभाग जो ऊपर से समतल होते हैं पठार कहलाते हैं मित्रों। कुछ ये पर्वतों जैसे आकृति होती है, लेकिन पर्वत ऊपर से नुकीले होते हैं और पठार ऊपर से चौड़े होते हैं, यानी समतल होते हैं, उसे पठार कहलाते हैं मित्रों। उदाहरण दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार मित्रों। पठारों में खनिजों के भंडार अधिक है मित्रों। मैदान देखिए मित्रों, समतल भूभाग मैदान कहलाता है। औसत समुद्र तल से इनकी ऊंचाई लगभग 300 मीटर से कम होती है मित्रों। मैदानी भाग नदियों द्वारा पोषित होती है और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मृदा के जमने से इनका निर्माण होता है मित्रों। मैदानी भाग उपजाऊ होने के कारण यहाँ कृषि अधिक मात्रा में की जाती है। उदाहरणतः गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। मैदानी भाग पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है। सीधी सी बात है, जहाँ पर अधिक उपजाऊ मैदान है तो वहाँ पर कृषि भी अधिक की जाती है मित्रों, और वहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी अधिक पाया जाता है मित्रों। मैदानी भाग को दो प्रकार के होते हैं। तटीय मैदान जो समुद्र के किनारे हैं। आंतरिक मैदान मुख्य भूमि पर नदियों द्वारा मिट्टी के निक्षेप करने से बनते हैं। हम लोग बात करें नदी बेसिन की, तो धरातल पर प्राकृतिक रूप से बहने वाली जो धारा को नदी कहते हैं मित्रों, और हमेशा बहने वाली नदियाँ नित्यवाहिनी नदियाँ कहलाती हैं, जैसे गंगा यमुना। हमारे राजस्थान की हम लोग बात करें तो चंबल नदी मित्रों। तो यानी हमेशा जो बहने वाली नदियाँ यानी 12 मासी जो नदियाँ होती है उसी नित्यवाहिनी 12 मासी नदियाँ कहलाती हैं मित्रों, जैसे गंगा यमुना। और हमारे राजस्थान की बात करें तो जैसे चंबल नदी हमारे 12 मासी नदी है मित्रों। एक केवल वर्षा ऋतु में बहने वाली नदियों को मौसमी नदियाँ कहा जाता है, यानी जो जब जब बरसात होती है, जब जब वो नदियों में पानी की आवक ज़्यादा होती है और वह अपनी उद्गम स्थान से बहती है तो मित्रों उसे मौसमी नदी कहते हैं। यानी वर्षा के दिनों नदियों में पानी जो चलता है मित्रों, बहता है, तो इसे मौसमी नदियाँ कहते हैं। जैसे पश्चिम राजस्थान में बहने वाली लूणी नदी, हम उसको मौसमी नदी कह सकते हैं मित्रों। सहायक नदियाँ, मुख्य नदी की शाखाएं जो अपना जल मुख्य नदी में डालती है उसे सहायक नदियाँ कहलाती हैं मित्रों। तो सहायक नदियाँ वे नदियाँ होती है जो मुख्य नदी, यानी एक नदी जो मुख्य नदी होती है, नदी की शाखाएं जो अपना जल मुख्य नदी में डालती है, सहायक नदियाँ कहलाती हैं मित्रों। इसके बाद हम लोग चर्चा करें मित्रों आगे की ओर। देखिए मित्रों, स्थल का वह भाग जो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियाँ बहती है वह क्षेत्र नदी का बेसिन कहलाता है, यानी जिस एरिया में जो बहती है वह नदी का बेसिन कहलाता है मित्रों। समुद्र व तटीय मैदान, देखिए पृथ्वी पर प्रमुख रूप से 4 महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर व आर्कटिक महासागर। समुद्र के किनारे पे स्थित स्थल को तट कहा जाता है, यानी समुद्र के किनारे पे स्थित जो स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं मित्र। द्वीप, ऐसा स्थलीय भाग जो चारों तरफ से इस जल से घिरा हो द्वीप कहलाता है। यह महाद्वीप से छोटा होता है तथा नदी, तालाब, समुद्र या महासागर में कहीं भी स्थित हो सकता है मित्रों, जैसे अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है मित्रों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मित्रों कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप नदी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो द्वीप कौन सा हुआ मित्रों, माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है मित्रों। 3 तरफ से पानी से घिरे स्थान को प्रायद्वीप कहते हैं मित्रों, और दक्षिणी भारत का एक प्रायद्वीप है, दक्षिणी भारत है मित्रों, ये भी एक प्रायद्वीप का भाग है मित्रों। अब हम लोग इनके कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों कि निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा था कि भी 6 प्रकार की स्थलाकृति पाई जाती है, तो निम्न में से कौन सी एक प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृति इसमें से नहीं है। तो आप बताएं कि पर्वत है, पठार, मैदान और हदिवास। तो पर्वत है मित्रों, पठार है, मैदान है, लेकिन हदिवास है नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हदिवास होगा मित्रों। इसके बाद हम लोग बात करें कि स्थलीय भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं मित्रों, यानी जो भाग 3 तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं मित्रों, द्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, सागर कहते हैं या महासागर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर जाने की कोशिश करें, इस उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करें मित्रों आप कि द्वीप है या फिर प्रायद्वीप है या फिर सागर है या फिर महासागर है मित्रों। तो इसका सही जो उत्तर होगा मित्रों वह होगा प्रायद्वीपीय। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, स्थल का वह भूभाग जहाँ नदी और सहायक नदी बहती है उसी मैदानी क्षेत्र को क्या कहते हैं मित्रों।
यानी इस तरह का वह भूभाग जहाँ नदी और उसकी सारी नदियाँ बहती है, तो उस मैदान क्षेत्र को क्या कहते हैं मित्रों? उसको कहते हैं हम बेसिन। इसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है मित्रों? 8884 मीटर है, 8848 मीटर है, 8488 मीटर है, या फिर 4888 मीटर है मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वह होगा 8848 मीटर, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो हिमालय में स्थित है मित्रों। जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर है मित्रों। इसे नेपाल में सागर माता के नाम से जाना जाता है मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों, वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी वे जीव जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं मित्रों? उत्पादक कहते हैं, या फिर उपभोक्ता कहते हैं, या फिर जैव घटक कहते हैं, या फिर अजैव घटक कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन पर जाने की आप कोशिश करें। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वह होगा उपभोक्ता। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारे सामने अगला क्वेश्चन है मित्रों, पठारों का अधिकांश किस रूप में उपयोग किया जाता है? यानी खनन, कृषि, खनिज और चारागाह। इन पठारों का अधिकांश किस रूप में उपयोग हम लोग करते हैं? खनन के लिए करते हैं, खनिज के लिए, कृषि के लिए करते हैं, चारागाह के रूप में करते हैं मित्रों। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा मित्रों वह होगा चारागाह के रूप में हम लोग पठारों का अधिकांश उपयोग करते हैं मित्रों। अगला जो हमारे सामने क्वेश्चन है मित्रों वह है, वह नदियां जो वर्ष भर बहती हैं उनको क्या कहते हैं मित्रों? सदावाहिनी, नित्यवाहिनी, गंगा वाहिनी। तो इसमें जो मित्रों हमें सही ऑप्शन जो हमें दिख रहा है मित्रों, सदावाहिनी हम लोग कहते हैं, बात सही है बिल्कुल। और नित्यवाहिनी भी हम लोग कहते हैं। अगर बारहमासी होता तो हम लोग बारहमासी भी इसमें हम लोग कर देते, लेकिन इसमें से ऑप्शन में है सदावाहिनी और नित्यवाहिनी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, 1 व 2 दोनों। तो इसका जो सही आंसर है मित्रों 4 नंबर इसका सही आंसर रहेगा मित्रों। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है मित्रों, वह नदियां जो केवल वर्षा ऋतु में बहती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं मित्रों? नहीं, सिर्फ वर्षा ऋतु में बहती है, सहायक नदियां कहते हैं जी? नहीं कहते। पर्वत नदियां भी कहते हैं? नहीं कहते जी। मुख्य नदियां? नहीं कहते जी। मौसमी नदियां, यानी वे नदियां जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है तो वो उस नदियों को क्या कहते हैं मित्रों? मौसमी नदियां कहते हैं मित्रों। अगला हमारा क्वेश्चन है मित्रों, भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से नहीं है मित्रों। यानी कि भारत के उत्तरी मैदानों में बहने वाली जो गंगा नदी की सहायक नदी इनमें से नहीं है मित्रों। यमुना, चंबल, सोन और ब्रह्मपुत्र नदी मित्रों। तो इसकी जो सहायक नदी है मित्रों हम लोग कह सकते हैं कि यमुना भी इसकी सहायक नदी है, चंबल भी इसकी सहायक नदी है, सोन भी इसकी सहायक नदी है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी इसकी सहायक नदी नहीं है मित्रों। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा मित्रों वह रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का, कि यहाँ सागरों के बढ़ते यानी छोटे से बड़े हुए क्रम निम्न में से कौन सा सही क्रम है मित्रों? यानी आपको क्रम बताना है कि छोटे से बड़ा, यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि छोटा कौन सा क्रम है मित्रों, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा मित्रों यहाँ हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, इसके बाद में अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर तो मित्रों यहाँ पर आर्कटिक, यहाँ कुछ ऑप्शन में डाउट है तो मित्रों छोटे से बड़ा हम लोग माने या बड़े से छोटे माना तो मित्रों सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद में अटलांटिक, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है मित्रों? तो विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप है मित्रों यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है मित्रों। तो इसका जो सही उत्तर रहेगा मित्रों वह रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी। पर्वतों का वह भाग जहां बादल टकराकर वर्षा करते हैं उसे क्या कहते हैं? पवनविमुखी ढाल कहते हैं, या फिर पवनविमुखी कहते हैं, या फिर वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं मित्रों। तो यहाँ पर सही जो उत्तर रहेगा मित्रों वह रहेगा पवनविमुखी। पर्वतों का वह भाग जहां बादल टकराकर वर्षा करते हैं उसे पवनविमुखी ढाल कहते हैं, और जहां पर बरसात नहीं होती है उसके पीछे वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं पवनविमुखी ढाल, यानी वृष्टि एक छाया प्रदेश, वृष्टि रहित छाया प्रदेश। तो हम लोग कह सकते हैं कि पर्वतों का वह भाग जहाँ बादल टकराकर वर्षा करते हैं उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं, और जहाँ पर वर्षा नहीं होती है मित्रों उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं मित्रों। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर आप कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा वीडियो। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। और तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले हम नए एपिसोड के
साथ। और जब तक आप बने रहे हमारे चैनल BL ज्योग्राफी मस्ती पर। धन्यवाद दोस्तों।